एक गांव में एक चुगलखोर रहता था जो गांव के लोगों की बात सुनकर उसे अपनी तरफ से बढ़ाकर लोगों को ऐसे पेश करता कि सब लोग उनकी बातों पर यकीन करते थे। एक दिन बाबू साहब, राम राम। मैं रामू हूँ। हमारी पेंशन के बारे में पूछने आया था। पेंशन के बारे में पूछने हर बार आ जाते हो। मैंने कहा था कागज पूरे करके लाओ, तुम्हारी कागज में कमी है। देखिए बाबूजी, ये सारे कागज ले आया हूँ। उम्र का प्रमाण, जमीन का रिकॉर्ड और वो जो बैंक का कागज चाहिए था वो भी है। अब तो पेंशन चालू हो जाएगी ना? ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी भी इनमें सरपंच जी का साइन चाहिए। जब तक ये नहीं होगा काम आगे नहीं बढ़ सकता। सरपंच तो अभी गांव में नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरा गुजारा मुश्किल से हो रहा है। आप ही कुछ मदद कर दीजिए ना। ये सरकारी काम है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जब सारी दस्तावेज पूरे होंगे तभी काम आगे बढ़ेगा। अगर तुम्हें जल्दी है तो सरपंच का साइन लेकर आओ। ठीक है साहब, मैं सरपंच से बात करके जल्दी साइन करवाने की कोशिश करूंगा। रामू काका और सरकारी बाबू की बातचीत को रामलाल तोड़ मरोड़ कर गांव वालों के सामने ऐसे पेश करता है जैसे उसने कोई बड़ा राज उजागर कर दिया हो। अरे भैया, तुम्हें पता है रामू काका कितने चालाक हैं? सीधे दिखते हैं लेकिन असल में कुछ और ही चाल है उनकी। अरे क्या हुआ? अब क्या कर दिया उन्होंने? अरे तुम लोगों को पता ही नहीं। मैं कल रात चौपाल के पास से गुजर रहा था। देखा रामू काका किसी सरकारी बाबू से गुपचुप बातें कर रहे थे। पहले तो मैं समझा कि बस इधर उधर की बात होगी, लेकिन फिर मैंने उनकी बातों पर ध्यान दिया। क्या बात कर रहे थे? वो सरकारी बाबू से कह रहे थे कि तुम्हारे खेत के किनारे वाली जमीन उनकी है। उन्होंने कागज बनवा लिए हैं और सरपंच को दिखाने वाले हैं। अब तुम सोचो, अगर उन्होंने सरपंच को यकीन दिला दिया तो तुम्हारी जमीन तो हाथ से गई समझो। ये कैसे हो सकता है? वो तो अपनी जमीन को लेकर कभी कुछ नहीं बोलते। अरे यही तो चालाकी है उनकी। सीधे मुंह पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे सब कर लेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है भैया। मैंने तो सोचा तुम्हें बता दूं, बाकी तुम्हारी मर्जी। अगर ऐसी ही बात है तो चलो रामू काका के घर, उनसे ही पूछते हैं। सब गांव वाले रामू काका के घर पहुंचते हैं। रामू काका, ये क्या सुना है? तुम हमारी जमीन पर दावा करने की तैयारी कर रहे हो? सरकारी बाबू से मिलकर कागज बनवा लिए क्या? अरे नहीं भैया, और ये किसने कहा? मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। वो जमीन तो तुम्हारी है, मैं क्यों दावा करूंगा? मैंने अपनी आंखों से देखा है। इन्होंने सरकारी बाबू से गुपचुप बात की है कि नहीं? पूछो जरा। बताओ रामू काका, तुम सरकारी बाबू से गुपचुप मिले थे कि नहीं? हाँ, मैं सरकारी बाबू से मिला था। देखो देखो, हो गया ना सच उजागर। मेरी बात तुम्हें झूठ लग रही थी, सच्चाई आ गई ना बाहर। रामपाल झूठ बोल रहा है। हाँ, मैं बाबू से मिला था, लेकिन वो मेरी पेंशन के कागजों के लिए था। मैं तो खेत के बारे में कुछ नहीं जानता। गांव वाले रामू काका की बातों को शक की नजर से देखते हैं। अगर ऐसा है तो सीधे सीधे बोल दो, वरना पंचायत में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। कितनी बार समझाऊं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर मेरे शब्दों पर भरोसा नहीं है तो जाओ, पंचायत में जो करना है कर लो।
मैं अपनी सफाई देते देते थक चुका हूँ। अब भगवान ही सच का फैसला करेगा। आखिरकार पंचायत बुलाई गई। मैंने अपनी आंखों से देखा था सरपंच जी, सरकारी बाबू से ये छिप छिपा कर बात कर रहे थे। मैंने छिप छिपा कर कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो रामपाल। रामू काका को बार बार अपनी सफाई देनी पड़ती है। हर कोई उनसे एक ही सवाल पूछता है और हर बार वे जवाब देते हैं, लेकिन कोई उनकी सच्चाई पर यकीन नहीं करता। अगर फिर भी मेरी बात झूठ लग रही है तो बुलाओ सरकारी बाबू को, सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। अब तो उस सरकारी बाबू को बुलाना ही पड़ेगा। राजू, उस सरकारी बाबू को तुरंत यहाँ लेकर आओ। थोड़ी देर बाद सरकारी बाबू आ जाता है। बताओ, कल रामू काका जमीन के बारे में आपसे क्या कह रहे थे? जमीन के बारे में? जमीन का तो कोई जिक्र नहीं हुआ था सरपंच जी। रामू काका तो मुझसे अपनी पेंशन के लिए बात कर रहे थे। सब लोग गुस्से से रामपाल की तरफ देखते हैं। रामपाल, तूने झूठ बोलकर हमें भड़काया, रामू काका जैसे ईमानदार इंसान पर शक करने पर मजबूर किया। मुझे माफ कर दो, मुझे गलतफहमी हो गई होगी। रामपाल, तुझे माफी नहीं, अब सजा मिलेगी। सब गांव वाले रामपाल की कुटाई कर देते हैं। सालों ने मार मार कर मेरी तो सारी हड्डियां तोड़ डाली हैं। वैसे तो चुगली करना अच्छी बात नहीं, लेकिन आदत ऐसी पड़ गई है कि छोड़ती ही नहीं। बहुत दूर चलने के बाद वो एक गांव में पहुंच गया, जहां वहां के लोग उसे और उसकी हरकतों से अनजान थे। रामपाल रास्ते से गुजर रहे थे, तब उसको एक किसान अपने खेत में काम करते दिखाई देते हैं। वो किसान के पास जाकर उनसे कहता है, इस खेत का मालिक कौन है? जी मैं ही हूँ, क्या बात है बोलो। जी मैं रामपाल हूँ, मुझे काम की तलाश है। क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं? मैं खेत का और घर का सारा काम कर लूंगा। किसान के बच्चे शहर में रहते थे। घर पर सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी। अकेले होने की वजह से किसान को भी एक नौकर की जरूरत थी। कुछ देर सोचने के बाद किसान बोला, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा, लेकिन इसके बदले तुम कितने पैसे लोगे? नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ वक्त पर खाना, सिर छुपाने के लिए छत, और हाँ, 6 महीने में आपकी एक बार चुगली करने की इजाजत। ये तो बड़ा अजीब आदमी लग रहा है। चलो, मुफ्त का नौकर मिल रहा है, 6 महीने में मेरी एक बार चुगली कर भी देगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं कौन सा नाजायज या गलत काम कर रहा हूँ? ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की, चलो अब घर चलते हैं। किसान रामपाल को लेकर अपने घर चले जाता है। जहां पहले से किसान के साले किसान का इंतजार कर रहे थे। अरे साले साहब, तुम कब आए? जी कुछ घंटे पहले ही आए थे, बस घर जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि आप आ गए। अरे जीजा जी, ये कौन है? कोई नया आदमी लाए हो क्या? हाँ, ये रामपाल है। मैंने इसे खेत और घर के काम के लिए रखा है। अब ये हमारे साथ रहेगा। काम के लिए? जीजा जी, आपको कब से नौकरों की जरूरत पड़ने लगी? उम्र हो रही है, अब अकेला सब कुछ संभालना मुश्किल होता जा रहा है, और वैसे भी ये तो मुफ्त में काम करने के लिए तैयार है। मुफ्त में? ये कौन सा समझौता है? अरे, इसे बस रहने के लिए खाना और जगह चाहिए। सुनो रामपाल, तुम्हें एक काम करना है। मेरे 2 भाई पास के गांव में रहते हैं
उसे ये अनाज की बोरी पहुंचानी है। वो इस वक्त अपने घर पर ही होंगे। ये काम तुम्हारे भरोसे है, ठीक से कर देना। जी मालिक, जैसा आप कहें। रामपाल बोरी उठाकर चल पड़ता है। पास के गांव में किसान के भाई अपने आंगन में चारपाई पर बैठकर आराम कर रहा होता है। रामपाल वहां पहुंचता है और बोरी नीचे रखता है। प्रणाम साहब, आपके भाई ने ये अनाज की बोरी भेजी है। लेकिन तुम कौन हो? जी मैं आपके भाई का नया नौकर हूँ। अब से उनके घर और खेत का सारा काम मैं ही संभालता हूँ। अच्छा, उसने नौकर रख लिया। पहले तो सब खुद ही संभालता था। चलो, अच्छी बात है। अच्छे से काम करना, और हाँ, अगर कोई बेईमानी की तो तेरी चटनी बना दूंगा, समझे? नहीं नहीं साहब, ऐसा सोच भी नहीं सकते हम। चलो साहब, अब मैं निकलता हूँ। आए बड़े ज्ञान सिखाने मुझे। इतने दूर से बोरी भरकर लेकर आया, किसी ने पानी के लिए भी नहीं पूछा। मेरी चटनी बनाने की बात करते हैं। मैंने भी तुम दोनों की चटनी नहीं बनाई तो मेरा नाम भी रामपाल नहीं। 6 महीने गुजर गए। किसान चुगलखोर की शर्त भूल गया, लेकिन चुगलखोर को अपनी कही हुई बात वो याद थी। वो दिन भी आ गया जब चुगलखोर को चुगली करनी थी। किसान 2 दिन से खेत की रखवाली कर रहे थे, इसके वजह से वो घर नहीं जा पाया था। देखो रामपाल, 2 दिन से हम यहाँ खेत की रखवाली कर रहा हूँ। तुम घर जाकर घर की साफ सफाई कर देना। जी मालिक। मालिक इतनी पीठ क्यों खुजा रहे हैं? क्या बात हो सकती है? हे बाप रे, मालिक तो कब से पीठ ऐसे खुजा रहे हैं जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। कहीं कोहड़ वाली बीमारी तो नहीं चिपक गई? लग तो ऐसा ही रहा है। रामपाल घर जाकर किसान की बीवी के पास गया और बोला, मालकिन, कुछ कहना था मुझे आपसे। क्या बात है रामपाल, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? मालिक को कोहड़ की बीमारी हो गई है। उन्होंने ये बीमारी आपसे छुपाई है। क्यों बकवास कर रहे हो तुम? आपकी कसम, मैं सच बोल रहा हूँ। मालिक अपनी बीमारी के बारे में आपसे कुछ नहीं बताना चाहते हैं। तुम इतनी यकीन से कैसे बोल सकते हो कि मेरे पति को कोहड़ की ही बीमारी लग गई है? मालिक कई दिनों से अपने जिस्म पर बहुत खुजा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात पर यकीन से कह सकता हूँ कि उन्हें कोहड़ की बीमारी हो चुकी है, क्योंकि कोहड़ का मरीज ही इतना खुजाता है अपने जिस्म पर। चुगलखोर की बात सुनकर किसान की बीवी को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने बात को इस तरह से बताया कि थोड़ी देर बाद उसकी झूठी बातों में आ गई। अब उसे चुगलखोर की बात पर पूरा यकीन हो चुका था। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि उन्हें ये बीमारी कोहड़ की ही है? मालकिन, कोहड़ी आदमी का पूरा जिस्म नमकीन हो जाता है। आप सच जानना चाहती हैं तो आप मालिक के जिस्म को अपने दांत से काट कर देख सकती हैं। ठीक है, तुम्हारी जगह खेत पर खाना लेकर मैं जाऊंगी, तब सच का पता लगा लूंगी। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो सोच लेना तुम्हारी खैर नहीं। मालकिन, इतने दिनों से आपके हाथ की बनी रोटी खा रहा हूँ। आपसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिल जाएगा? चुगलखोर किसान की बीवी को अपनी झूठी बातों में उलझाकर वापस किसान के पास चला जाता है। अरे रामपाल, तुम फिर से आ गए।
आप ये 2 दिन से खेत में पानी दे रहे हैं, उधर मालकिन पागल हो गई हैं। पागलपन में लोगों को काटने दौड़ती हैं। मैं भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आपके पास भाग कर आया हूँ। रामपाल की ये बात सुनकर किसान उन पर गुस्सा हो जाता है। रामपाल, क्या अनाप शनाप बातें करते जा रहे हो? 2 दिन पहले तो मैं उसे घर पर ठीक छोड़ के आया था, फिर इन 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया जो तुम मेरे बीवी को पागल बता रहे हो? मैं जानता था कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। कल मालकिन जब खाना लेकर आएंगी तब आप खुद देख लेना वो आपको काटने की कोशिश करेंगी या नहीं। अगर मेरी बात झूठ निकली तो मुझे धक्के मारकर नौकरी से बाहर निकाल देना। अब किसान को भी पूरा यकीन हो चुका था कि उनका नौकर सच बोल रहा है। चुगलखोर यही नहीं रुका, फिर वो किसान के सालों के घर चला जाता है। तुम सब यहाँ आराम और सुकून से जिंदगी गुजार रहे हो, कभी अपनी बहन का हालचाल लेने भी चले जाया करो। क्या हुआ हमारी बहन को? किसान हर तीसरे दिन तुम्हारी बहन को बहुत मारता पीटता है। इतना मारता है कि उसका मार मार कर बुरा हाल कर दिया है। किसान के साले पहले तो चुगलखोर के बात समझ नहीं पाते, फिर चुगलखोर से कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। हम उनकी आदत को अच्छे से जानते हैं। वो बहुत शरीफ और नेक इंसान हैं। और ना ही हमारी बहन ने इस तरह की कोई हमसे शिकायत करी। जब भी मिलती है बहुत खुश नजर आती है, अपने पति की बहुत तारीफ करती है। इस तरह की कोई बात होती तो हमसे जरूर बताती। मैं जानता था कि आप सब मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कल जब तुम्हारी बहन खेत पर अपने पति को खाना देने जाएगी तब तुम अपनी आंखों से देख लेना। मैं तो हर दूसरे दिन तुम्हारी बहन को मार खाते हुए देखता हूँ। मालिक तुम्हारी बहन को बहुत मारता पीटता है। मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं तुरंत आपको बताने के लिए आ गया। ये सुनकर किसान के साले सोच में पड़ गए। अब उन्हें भी पूरा यकीन हो गया कि बहन के घर का नौकर सच बोल रहा है। चुगलखोर वहाँ से चला जाता है। पता नहीं चलता अब कौन शरीफ है और कौन दरिंदा। देखो हमारी बहन का पति देखने में कितना शरीफ और अच्छा लगता है, मगर इतना घटिया इंसान होगा हम सोच भी नहीं सकते। कल हम छुप कर देखेंगे जब हमारी बहन खेत पर खाना लेकर पहुंचेगी। अगर उन्होंने हमारी बहन को हाथ भी लगाया तो मार मार के उसकी हड्डियां तोड़ देंगे। अब चुगलखोर ने किसान के भाइयों के घर का रास्ता पकड़ा। किसान के भाइयों के पास पहुंचकर उनसे कहता है, तुम सब यहाँ आराम से जिंदगी जी रहे हो, उधर आए दिन तुम्हारे भाई के साले तुम्हारे भाई को जानवरों की तरह मारते पीटते हैं। शर्म करो तुम लोग अपने ऊपर। तुम सब हट्टे कट्टे भाइयों के होते हुए भी तुम्हारा भाई अपने सालों से मार खा रहा है। तुम सबको पानी में डूब मरना चाहिए। चुगलखोर की बात सुनकर पहले किसान के भाइयों को चुगलखोर पर बहुत गुस्सा आया। हमारे भाई के साले बहुत अच्छे, आदत के नेक और शरीफ है। हमारे भाई ने भी कभी हमसे उनकी शिकायत नहीं की, बल्कि वो जब भी मिलते हैं अपने सालों की तारीफ करते हैं। किसान के भाइयों की ये बात सुनकर चुगलखोर ने अपना दांव चला। चुगलखोर आगे बोलता है, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो कल जाकर खेत पर अपनी आंखों से सब देख लेना, जब तुम्हारे भाई के साले उसे जमीन पर गिरा गिरा कर पीट रहे होंगे। अगर ये नौकर सच बोल रहा है तो सच में ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हम भाइयों की होते हुए हमारे भाई अपने सालों से मार खा रहा है। चुगलखोर वहाँ से चला जाता है। कल हम खेत पर जाकर सच का पता लगा लेंगे।
हमारे भाई के सालों ने अगर हमारे भाई पर हाथ उठा दिया तो हम उन सबको मार मार कर ज़मीन पर लिटा देंगे। देखते हैं हमारे रहते वो कौन है जो हमारे भाई को हाथ लगाए। आने दो, कल उन सबको हम देख लेंगे। किसान खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसकी बीवी खाना लेकर आती है। किसान के साले और भाई छुपकर सब कुछ देख रहे होते हैं। सुनिए जी, आपके लिए खाना लाई हूँ, खाना खा लीजिए। मेरी बीबी सच में तो नहीं ना पागल हुई? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं, बस तू वही रख दे, मैं खुद ही खा लूंगा। क्या बात है, रोज तो साथ बैठकर खाते हैं, आज ऐसा क्यों कर रहे हो? ये मेरे पास आने की क्यों कोशिश कर रही है? क्या सच में मुझे काटना चाहती है? रामपाल सच तो नहीं कह रहा है। ओ रुक, आगे माता, मैं ले लूंगा। ये मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देते, मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? क्या सच में उन्हें कोहड़ की ही बीमारी हो गई है? अब तो मैं जान कर ही रहूंगी। ठीक है, खाना तो खा लो। जैसे ही किसान ने खाना खाना शुरू कर दिया, किसान की पत्नी ने उनका हाथ पकड़ लिया। अरे अरे, ये क्या कर रही है? हाथ क्यों पकड़ लिया है? छोड़ दे मेरा हाथ। किसान की पत्नी अपने दांत से हाथ काटने की कोशिश कर रही थी, तभी किसान ने अपना हाथ झटक लिया। बीवी की इस हरकत से किसान आग बबूला हो गया। गुस्से में अपनी चप्पल निकालकर बीवी को पीटना उसने शुरू कर दिया। दूर खड़े किसान के साले ये सब देखकर गुस्से से उबल पड़ते हैं। देख रहे हो, ये कमबख्त हमारी बहन को पीट रहा है। उस नौकर ने जो कहा था सब सच निकला। अब इसे सबक सिखाने का समय आ गया है। दोनों भाई गुस्से में लाठी डंडे लेकर दौड़ते हैं और बिना कुछ पूछे किसान पर हमला कर देते हैं। किसान को लाठी डंडों से पीटा जाता है, वो जमीन पर गिर जाता है। ये सब किसान के भाई दूर से देख रहे होते हैं। देखो, हमारे भाई को मार रहे हैं, अब हम भी नहीं छोड़ेंगे, चलो जल्दी। किसान के भाई भी दौड़ते हैं और दोनों पक्षों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों तरफ के लोग खून से लथपथ हो जाते हैं, कपड़े लाल हो जाते हैं, पूरा खेत जंग का मैदान बन जाता है। पास के खेत में काम कर रही सब किसान बीच बचाव करने के लिए आ जाते हैं। उसमें से एक बुजुर्ग आदमी कहता है, अरे बस करो, क्या कर रहे हो? किसी की जान चली जाएगी। तुम सब लोग तो बहुत शरीफ हो, फिर ऐसा क्या वजह हो गई कि एक दूसरे की जान की दुश्मन बन गए? मेरी पत्नी पागल हो चुकी है बाबा। जब मैं खाना खा रहा था तब उसने मेरा हाथ पकड़कर मुंह से काट रही थी। तो आपने क्यों छिपाई कोहड़ की बीमारी की बात? आपका जिस्म नमकीन है कि नहीं, ये देखने के लिए हाथ काट रही थी। मुझे कब हुआ कोहड़ की बीमारी? तुम तो पागल हो चुकी हो, गांव में हर किसी को काटने को दौड़ रही हो। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें मैं पागल दिख रही हूँ? चुप बैठो तुम दोनों। किसने कहा कि तुम्हारी बीबी पागल हो गई है? और तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे पति को कोहड़ की बीमारी हो गई? रामपाल। हाँ, मुझे भी रामपाल नहीं बताया। रामपाल का नाम सुनते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। देखो, असली कसूरवार तो रामपाल है। बिना सोचे समझे किसी की भी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए।
सच क्या है पहले जानना जरूरी होता है। देखा, एक चुगलखोर इंसान ने कैसे तुम्हें आपस में लड़वा दिया। वैसे लोगों से बचो, वरना फिर से पछताना पड़ेगा। अगर रामपाल सामने होता ना तो आज उसकी खैर नहीं। कहाँ गया वो? चुगलखोर अब वहाँ कहाँ रुकने वाला था। वो चला गया एक नए गांव में, एक नए कारनामे को अंजाम देने के लिए।